अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एनॉमली पढ़ी थी उसमें हमने डिस्टर्बेंस इन साइज पढ़ा था, माइक्रो और मैक्रोडोंशिया। सो वो लेक्चर देख लीजिएगा। अभी हम चलते हैं डिस्टर्बेंस इन नंबर्स। नंबर के लिहाज से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है। सो बेटे नंबर के लिहाज से जो है हम एनोडोंशिया, व्हाट इज़ एनोडोंशिया? एनोडोंशिया क्या है? अ टोटल लैक ऑफ टूथ डेवलपमेंट। अच्छा, मैं जो ये डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ ना, इसका मकसद ये होता है ताकि आपको उसी वक्त जो है ना वो डेफिनेशन की शक्ल में याद हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना आपको वाइवा में पूछ सकते हैं और आपकी ऑस्की में भी आ सकता है, ठीक है? तो इसी वजह से एनोडोंशिया क्या है कि आ टोटल लैक ऑफ टूथ डेवलपमेंट, मतलब बिल्कुल ही किसी पेशेंट मतलब लैक ऑफ टूथ डेवलपमेंट हो जाए बिल्कुल पेशेंट में ना, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो एनोडोंशिया की कंडीशन में आएगा। दूसरा कौन सा है? हाइपोडोंशिया। हाइपोडोंशिया में क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा टीथ अगर उसकी लेकिंग है, लेकिंग ऑफ डेवलपमेंट वन और मोर टीथ, ठीक है, तो वो हाइपोडोंशिया है। जबकि ऑलिगोडोंशिया में क्या होता है कि 6 और मोर टीथ एक्सक्लूडिंग थर्ड मोलर, मतलब थर्ड मोलर के अलावा जो 6 और मोर टीथ की अगर लैकिंग होगी, ठीक है, लैकिंग ऑफ डेवलपमेंट होगी, तो वो ऑलिगोडोंशिया होगा। और अगर टोटल लैक ऑफ टूथ डेवलपमेंट होगा तो क्या है? एनोडोंशिया। अगर एक या एक से ज़्यादा लैक ऑफ डेवलपमेंट है टीथ की तो क्या होगा? हाइपोडोंशिया। और अगर 6 और मोर टीथ है और मेन पॉइंट एक्सक्लूडिंग थर्ड मोलर, तो ये ऑलिगोडोंशिया की कंडीशन होगी, ठीक है। अब इसमें जो सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं, लाइक इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन मैंने आपको 3 बताई है ना, इस ये मोस्टली किन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होते हैं? डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, डाउन सिंड्रोम। दूसरा जो है क्राउजन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया हो गया, और क्या है? एहलर डनलॉन सिंड्रोम। अब आप लोगों को इन तमाम सिंड्रोम की जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे मैं प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अगर आप लोग इसको खुद पढ़ना चाह रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इसके नेम अपने जहन में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड थे ये वाले सिंड्रोम, तो फिर आपने बताने होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल इस ये यही आता है, वो आपसे पूछते हैं कि बेटे एनोडोंशिया, जब वो आपसे मतलब एग्जामिनर वाइवा के दौरान जब आपसे कहता है व्हाट इज एनोडोंशिया, हाइपोडोंशिया, ओलिगोडोंशिया, आपने डेफिनेशन बता दी, फिर वो नेक्स्ट सवाल आपसे यही करता है कि बेटे ये कहाँ कौन से सिंड्रोम में आपको मिल सकते हैं, तो फिर ये वाले सारे सिंड्रोम के नेम आपने 1 बाय 1 बताने होंगे, ठीक है। इस वजह से कह रही हूँ इन सिंड्रोम के नेम अभी जहन में याद रख लें, और नेक्स्ट जब हम सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे तो तब आपको इसकी डिटेल पता चल जाएगी क्या होता है। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल फीचर पे आ जाओ तो बेटे एनोडोंशिया मैंने आपको बताया कि एनोडोंशिया क्या होता है कि टोटल लेकिंग ऑफ टूथ डेवलपमेंट होती है, ठीक है। यूजुअली अकर इन एसोसिएशन विद अ जनरलाइज्ड डिसऑर्डर। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये एनोडोंशिया अगर एक पेशेंट है जिसमें तमाम जो है ना मतलब लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूथ है तो एनोडोंशिया है, लेकिन ये एनोडोंशिया ये कहाँ कब होता है? तो बेटे ये जो है ना एसोसिएट होता है जनरलाइज डिसऑर्डर से, और वो कौन सा होता है? हेरिडिटी एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। ये हेरिडिटी कंडीशन होता है, और ये मोस्टली आपने जो मेन पॉइंट जो हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे ना कि हेरिडिटी एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो ये हेरिडिटी कंडीशन है, और ये कहाँ कौन सा है? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। मेन पॉइंट एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ये मेन है, ठीक है। अफेक्टिंग एसेंशली मेल्स। अब इसको ना रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखें ये क्या एक्स लिंक है, और क्या है? रिसेसिव है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। और खुद सोचिए जब एक्स लिंक है, आपको पता है कि फीमेल में 2 एक्स होते हैं और मेल में 1 एक्स होता है, 1 वाई होता है, और ये क्या कह रहे हैं कि रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव मतलब कि अगर फीमेल अफेक्ट मतलब फीमेल की चांसेस बहुत कम है अफेक्ट होने की, क्योंकि अगर 1 एक्स उसके पास अफेक्ट है तो दूसरा तो काम करेगा ना, सही, वो दूसरा सही है, तो इसका मतलब फीमेल की बहुत कम चांसेस होते हैं अफेक्ट होने के, लेकिन मेल की क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बेचारे के पास सिर्फ 1 ही एक्स होता है। अगर वो अफेक्टेड है तो जाहिर सी बात है वो रिसेसिव कंडीशन में चला जाता है। इसी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। मैं इस तरह से आपको इस वजह से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग रट्टे की तरफ ना जाएं, क्योंकि वाइवा में जो रट्टे वाली चीज़ें होती हैं वो तो उड़ जाती है, लेकिन जो आपने मेमोराइज़ किया होता है वही आप बता पाते हैं, और उसी पे जो है ना एग्जामिनर को आप खुश कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ऑल फीचर आर बेसिक,
टू डिफेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एक्टोडर्मली डिराइव स्ट्रक्चर हेयर, स्वेट ग्लैंड और टीथ। अब ये कह रहे हैं कि डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट ऑफ एक्टोडर्मली डिराइव स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, लाइक हेयर्स हो गए, स्वेट ग्लैंड और टीथ, ठीक है, एक्टोडर्मली का कोई डिफेक्ट आ गया तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। हेरेडिटी मैंने बता दिया एक्स लिंक का। और दूसरा मोस्ट कॉमन कंजेनाइटली एब्सेंट टीथ आर द थर्ड मोलर, ठीक है, देन दी मैक्सिलैटरल इंसाइजर एंड द सेकेंड मोलर। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि एनोडोंशिया, जिस तरह से मैंने कहा कि एनोडोंशिया तो कंप्लीट लेकिन है, हाइपो क्या है, 1 और मोर टीथ, ठीक है, मेन पॉइंट है लिख ले। ओलिगोडोंशिया अगर लिखना जाए, ओलिगोडोंशिया क्या है, 6 और मोर टीथ एक्सक्लूडिंग थर्ड मोलर। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको हेड कंडीशन बता दी और एक्टोडर्मल ड्राइव डिफेक्ट हो सकता है, 2 चीज़ें बता दी। अब मैं आपको कह रही हूँ कि मोस्ट कॉमनली ये मतलब कौन से टीथ कंजेनाइटली एब्सेंट होते हैं। तो बेटे सबसे पहले तो आपने याद रखना है थर्ड मोलर। जो कंजेनाइटली एब्सेंट होता है ना वो थर्ड मोलर होता है। आप अभी थर्ड ईयर BDS में आपकी जो है पोस्टिंग शुरू हो गई होगी, ठीक है, रोटेशन शुरू हो गई होगी, तो आप उसमें देखेंगे जब पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो बहुत से पेशेंट आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें थर्ड मोलर नहीं होगा, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये किसका केस है। बताएं किसका केस है, एनोडोंशिया या हाइपो या ओलिगोडोंशिया, इसका मुझे कमेंट में आंसर करें। चले बता देती हूँ, देखें थर्ड मोलर अगर सिर्फ मिसिंग है तो खुद सोचे, मैंने आपको हाइपोडोंशिया में बताया है कि 1 और मोर टीथ जब होगा तो वो हाइपोडोंशिया की कंडीशन है, ठीक है। आप उसको एनोडोंशिया में नहीं डाल सकते ना, आप उसको ओलिगोडोंशिया में डाल सकते हैं। हाइपोडोंशिया आप लिखेंगे उसकी हिस्ट्री में कि भाई हाइपोडोंशिया का पेशेंट है, थर्ड मोलर एब्सेंट है, ठीक है। देन द मैक्सिलैटरल इंसाइजर, और उसके बाद मैक्सिलैटरल इंसाइजर भी एब्सेंट हो सकता है, सेकेंड मतलब फिर आपने ये वाला टीथ देखना है, मैक्सिलैटरल इंसाइजर देखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकेंड प्री मोलर, ठीक है। तो ये अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस तरह से पहले थर्ड मोलर लिखें, फिर इस तरह से एरो करके मैक्सिलैटरल इंसाइजर लिखें, फिर सेकंड प्री मोलर लिखें, ठीक है। तो ये टीथ आपने 1 बाय 1 एग्जामिन करने और देन केस लिखना है। और अगर तीनों टीथ नहीं है, मतलब एक पेशेंट के पास थर्ड मोलर भी नहीं है, मैक्सिलैटरल इंसाइजर भी नहीं है और सेकंड प्री मोलर्स भी नहीं है, तो फिर ये कौन सा केस आ जाएगा, बताएं कौन सा केस आएगा। फिर भी ये हाइपोडोंशिया का केस आएगा क्योंकि 1 और मोर टीथ है। लेकिन अगर मैक्सिलैटरल इंसाइजर जो है जाहिर सी बात है मैक्सिलैटरल इंसाइजर दोनों तरफ के नहीं है ना, तो फिर तो ये हाइपोडोंशिया केस नहीं आएगा, बल्कि थर्ड मोलर नहीं है, ठीक है, थर्ड मोलर नहीं है तो दो ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है, 4 और ये हो गए, तो ये पूरे आपके आगे हाइपोडोंशिया केस नहीं होगा बल्कि ये ओलिगोडोंशिया का केस होगा, ठीक है, क्योंकि 6 टीथ से ज़्यादा हो गए ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग थर्ड मोलर को एक्सक्लूड किए बगैर अगर आप कहें तो फिर भी ये ओलिगोडोंशिया का केस ही बनेगा। क्यों, क्योंकि 4 4 8 हो गए, ठीक है, थर्ड मोलर को निकाल के 4 4 8 बन रहे, तो फिर भी क्या हो रहा है 6 और मोर टीथ एक्सक्लूडिंग थर्ड मोलर, तो ये ओलिगोडोंशिया का केस बनेगा अगर तीनों ही नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको पता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस वक्त जज करना होता है कि भाई हमें क्या पढ़ाया था, तो उस वक्त इन चीज़ों की ही आपको ज़रूरत पड़ती है कि अगर एक पेशेंट में थर्ड मोलर नहीं है और मैक्सिलैटरल इंसाइजर भी नहीं है और प्री मोलर्स भी नहीं है और आपको ये 3 चीज़ें दी है कि कौन सा कंडीशन है, तो आपने क्या करना है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 3 देखेंगे और हाइपोडोंशिया लगा देंगे कि भाई 1 और मोर टीथ है। भाई बेटे मैक्सिलैटरल इंसाइजर्स है, ठीक है, मतलब 2 ये हो गए, सेकंड प्री मोलर्स है 2 ये हो गए, ठीक है, 4 तो ये हो गए और थर्ड मोलर हो गया, ठीक है, थर्ड मोलर। और मैं यहाँ पे सेकंड प्री मोलर जो है ना ये 2 नहीं होंगे क्योंकि सेकंड प्री मोलर मैक्सिलरी और मैंडिबल दोनों के देखेंगे ना, यहाँ पे मैक्सिलरी और मैंडिबल दोनों है, तो ये पे ये 4 है, तो 4 और 2 कितने हो गए, ये 6 हो गए, ठीक है, ये 6 हो गए और थर्ड मोलर को निकाल दो, ठीक है, तो ये 6 बन रहे, तो 6 और मोर टीथ ओलिगोडोंशिया का केस बनेगा। तो इस तरह से आपने करनी है नंबरिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा नेक्स्ट चलो, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ ऑल थर्ड मोलर इज कॉमन। अच्छा ये हम क्यों ये ओलिगोडोंशिया में क्यों कह रहे हैं कि आप थर्ड मोलर को एक्सक्लूड किए बगैर 6 टीथ आपने काउंट करने हैं, क्योंकि जो थर्ड मोलर होता है ना वो बहुत कॉमन है लोगों में कि नहीं होता। मेरी एक फ्रेंड है उसके भी थर्ड मोलर नहीं है, ठीक है, तो पहले तो हमें नहीं पता मालूम ना, तो हम बहुत शॉकिंग कंडीशन में आ गए जब हमें पता चला, उसने बताया कि मेरा थर्ड मोलर नहीं है। लेकिन अब जब हमने पढ़ा कि भाई ये तो कॉमन ही है, नहीं होता बहुत से लोगों के ना जो, और ये इसकी ये वजह होती है कि उस बंदे का या तो जॉ बहुत छोटा होता है तो उसमें स्पेस नहीं होती ना, तो इस वजह से नहीं होता, या हेरिडिटी कंडीशन भी हो सकती है कि मे बी उसके हेरिडिटी में कोई ऐसा हो जिसके थर्ड मोलर नहीं हो तो उस पर वो गई हो या गया हो। चलो खैर आगे चलते हैं।
व्हेन अ डेसिडस टूथ इज कंजेनेटली एब्सेंट, जब डेसिडस टूथ जो होता है, जब वो कंजेनेटली एब्सेंट होता है ना, इज मोस्ट ऑफन द मैक्सिलोलैटरल इंसाइजर कि अब यहाँ पे बात आ जाती है हमारे पास। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर डेसिडियस टूथ ही नहीं है, मैक्सिलोलैटरल इंसाइजर डेसिडियस टूथ ही नहीं निकला, ठीक है, जब वही एब्सेंट है, तो खुद सोचें परमानेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, जब डेसिडियस मैक्सिलोलैटरल इंसाइजर ही एब्सेंट है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिलोलैटरल इंसाइजर भी क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैक्सिलोलैटरल इंसाइजर होता है ना, ये मोस्ट ऑफन यही केस होता है कि डेसिडियस टीथ ही एब्सेंट होता है उसका। ठीक है, तो ये इतना कोई ख़ास बात नहीं है, ना भी याद रखे तो खैर है। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सुपरन्यूमरी टीथ पे। ठीक है, इसको भी साथ ही कर लेते हैं, या इसको हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। चलो कर ही लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, हाइपरडोंशिया या सुपरन्यूमरी टीथ के लो, इसके नाम से ही जाहिर है कि टीथ इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल नंबर। अब नॉर्मल जो हमारा नंबर है वो 32 इन 32 दांत होते हैं ना, तो अगर इससे हमारे अगर 34 हो जाए, 36 हो जाए, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, सुपरन्यूमरी टीथ हो जाएगा, हाइपरडोंशिया हो जाएगा, हाइपर मीन मोर। अच्छा, इसके भी सिंड्रोम आप देख लें। ठीक है, अच्छा, ये ट्रिक है GCDC, D फॉर डाउन सिंड्रोम, C फॉर क्राउजन सिंड्रोम, और दूसरा C जो है वो क्लाइडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया है, और G जो है वो गार्डनर सिंड्रोम है। ठीक है, ये सारे सिंड्रोम के नेम एक दफ़ा पढ़ लें, फिर इसकी डिटेल जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कहाँ पढ़े थे, कहाँ मैंने बताए थे याद रखने को, कहाँ कब कहाँ था। ठीक है, तो ये इन सिंड्रोम के साथ, और जो डाउन सिंड्रोम उसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और क्राउजन सिंड्रोम भी, तो ये दो तो आपका सेम, मतलब दो याद रख लें, ये उसमें भी काम आएंगे, इसमें भी काम आएंगे। कम से कम दो तो दो इस तरह से याद रखिए कि आप दोनों में बोल सकें। ठीक है, मतलब अगर वाइवा में वो पूछेंगे ना सिंड्रोम के बारे में, तो आप क्राउजन सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम याद रखें, दोनों में बोल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में काम आ जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे भी है क्राउजन और डाउन सिंड्रोम। अल्लाह, ये साइड क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे भी है। अच्छा चलिए, है मोर, मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि अगर ये दो नाम भी याद रख लें तो बाबा बोल सकते हैं। अच्छा, तो मोर कॉमन इन मैक्सिला, 90% जो सुपरन्यूमरी टीथ का केस होता है ना, वो आपको मैक्सिला में मिलेगा 90%, और मैंडिबल सिर्फ जस्ट 10% मिलेगा। ठीक है, आ सुपरन्यूमरी टूथ लोकेटेड बिटवीन द मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर, यूजुअली टर्म इज मीजियोडेंस। तो मीजियोडेंस जो होता है ना, अब ये कह रहे हैं कि अगर सुपरन्यूमरी टीथ, मतलब एक या एक से ज़्यादा टीथ अगर आपको दिखें बिटवीन मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर के दरमियान, तो उसको आप मीजियोडेंस कहेंगे। ठीक है, जब आप हिस्ट्री लेंगे और आप एग्जामिन करेंगे और लोकेटिव, आप देखेंगे कि मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर में एक बीच में एक दूसरा दांत आया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा है। काउंटिंग करने के बाद देखेंगे कि यार ये तो एक्स्ट्रा है, तो आपने फिर उसको मीजियोडेंस की कंडीशन बतानी है, लिखनी होगी। अच्छा, an accessory fourth molar is often called डेस्टोमोलर और डेस्टोडेंस। और अगर क्या हो रहा है कि थर्ड मोलर के पीछे एक दूसरा फोर्थ मोलर भी निकला हुआ है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, डेस्टोडेंस होगा या डेस्टोमोलर होगा। ठीक है, ये आपसे बिल्कुल डेफिनेशन वाइज भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ डेस्टोमोलर, व्हाट इज़ डेस्टोडेंस, तो फिर आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। A posterior superior tooth situated lingually और buccally to molar tooth is termed as paramolar। अब ये कह रहे हैं कि अगर क्या हो जाए लिंगुअल साइड पे और बकल साइड पे, ठीक है, और वो भी पोस्टीरियर की बात हो रही है कि पोस्टीरियर जो टूथ है ना आपके, वहाँ पे लिंगुअल या बकल साइड पे सुपरन्यूमरी टूथ हो, ठीक है, टू अ मोलर टूथ के साथ। जाहिर सी बात है पोस्टीरियर टीथ कौन से होते हैं, मोलर ही होते हैं ना, तो उसके अगर लिंगुअल साइड या बक्कल साइड पे कोई एक्स्ट्रा टूथ हो तो वो पैरामोलर कहलाएगा। ठीक है, वो पैरामोलर कहलाएगा। जबकि आपने जो डेस्टोडेंस पढ़ा था वो तो थर्ड मोलर के बिल्कुल मतलब पीछे था ना, उसके लिंगुअल और बकल साइड पे होगा तो पैरामोलर होगा। अच्छा, उसके बाद इन दी मैंडिबल द मोस्ट कॉमन सुपरन्यूमरी टीथ आर प्री मोलर। ये भी आपने याद रखना है, प्री मैंडिबल का केस तो सिर्फ 10% है, और उसमें भी आपने याद रखना है कि कौन सा होता है मैंडिबल में, प्री मोलर होता है। ठीक है,
मेन पॉइंट, सुपरनोमेल टीथ आर डिवाइडेड इनटू सप्लीमेंटल। आज अब सुपरनोमेल टीथ को भी डिवाइड किया गया है किसमें, सप्लीमेंटल में और रूडिमेंट्री में। सप्लीमेंट्री क्या होता है, नॉर्मल साइज और शेप होता है, ठीक है। मतलब अगर सुपरनोमेल टीथ जो एक्स्ट्रा टीथ होते हैं, ठीक है, वो या तो नॉर्मल साइज होता है, नॉर्मल साइज एंड शेप में होंगे। अगर नॉर्मल साइज और शेप में एक्स्ट्रा होंगे पेशेंट की और पेशेंट के माउथ में ना, तो फिर आप उसे सप्लीमेंटल टाइप में कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर वो एबनॉर्मल शेप और स्मॉलर साइज में होंगे तो आप उसे रूडिमेंट्री, मतलब सुपरनोमेली तो है लेकिन कौन सी सब डिवीजन है, रूडिमेंट्री, ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल शेप और स्मॉलर साइज टाइप में आ रही है ना। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जो डिवीजन है, सप्लीमेंटल और रूडिमेंट्री, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम एग्जामिन करेंगे, अगर टीथ पहले तो हम काउंटिंग करेंगे, अगर ज़्यादा है तो सुपरनोमेली टीथ का केस तो आएगा, लेकिन दूसरा आपका जब आप जिसको भी हिस्ट्री देंगे तो आपसे वही पूछेगा तो बेटे सुपरनोमेली टीथ में कौन सा था, सप्लीमेंटल था या रूडिमेंट्री था। तो फिर आप बिल्कुल मतलब क्या करेंगे, तो इससे पहले ही मैं आपको बता रही हूँ बेटे सप्लीमेंटल होता है नॉर्मल साइज एंड शेप। मतलब अगर पेशेंट का आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा टीथ है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल साइज और शेप है उसकी ना, तो फिर आप सप्लीमेंटल में उसे काउंट करेंगे, सप्लीमेंट्री सुपरनोमेली टीथ लिख देना। और अगर वो एबनॉर्मल शेप और साइज़ का है तो आप रूडिमेंट्री सुपरनोमेली टीथ लिख देंगे, ठीक है बेटे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज जो हमने अभी जो किया है वो डिस्टर्बेंस इन नंबर किया है, इससे पहले हम डिस्टर्बेंस साइज़ किया था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे डिस्टर्बेंस इन एरप्शन इंशाल्लाह। सो अगर आपको ये लेक्चर